बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तीन इशूज़ पर बात करेंगे। मुल्ज़िम मिश्किल रहमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत का अहवाल और साथ ही कादिर बलोच साहब पर हैं तमाम नजरें। देखते हैं कि वो चौधरी निसार साबित होते हैं या वहाँ से कोई बड़ी खबर आती है। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स का एक मामला जिस पर कल से वो एहतजाज करने जा रहे हैं। पहले जो मामला है, आज बरोज़ मंगल 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्ज़िम मिश्किल रहमान जो कि गिरफ्तार हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत थी। 2 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जैसे इस समाअत का आगाज़ हुआ तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से एतराज़ किया गया कि ये 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि तहरीरी ऑर्डर में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने लिखवा दिया था कि ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए और उसके बाद 3 रुकनी बेंच के सामने लगा। आमतौर पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आमतौर पर जो है वो 2 रुकनी बेंच भी सुन लेता होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल ऑर्डर था, लिखा हुआ था कि 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए, तो इसलिए जस्टिस मुशीर आलम साहब ने कहा कि हम बड़े मोहतात होते हैं इस तरह के जो बेल मैटर्स होते हैं, तो इसलिए ये 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए। सोमवार को इसकी समाअत होनी है। इसकी ये तीसरी समाअत थी। पहली समाअत जब इसकी हुई थी तो जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उस वक्त समाअत से माजरत कर ली थी। उमर रज़ा बंदियाल साहब के बाद दूसरी मरतबा जब ये केस लगा तो वो जस्टिस मुशीर आलम साहब, काजी मोहम्मद अमीन साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास लगा था। आज 2 रुकनी बेंच था, इसलिए समाअत अब सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज कोरम जो है वो मुकम्मल था। आज जियो के जितने भी जो स्लॉट्स हैं, उनके जो एंकर हैं वो तमाम मौजूद थे। 8 बजे हामिद मीर साहब प्रोग्राम करते हैं, हामिद मीर साहब मौजूद थे। 10 बजे शाहज़ेब खानज़ादा साहब प्रोग्राम करते हैं, वो भी कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे, शाहज़ेब खानज़ादा साहब मौजूद थे। 11 बजे मुनीब फ़ारूक साहब प्रोग्राम करते हैं, वो भी मौजूद थे। वीकेंड पे 8 बजे शहजाद इकबाल साहब प्रोग्राम करते हैं, वो भी मौजूद थे। सलीम साफ़ी साहब प्रोग्राम करते हैं, वो भी मौजूद थे। जियो के सीनियर रिपोर्टर हैं और पार्लियामेंट के जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशंस हैं और इस्लामाबाद में जो सहाफ़ती हल्के हैं, सहाफ़ती तंजीमों में बहुत एक्टिव हैं। आसिफ अली भट्टी साहब अहदेदार भी हैं किसी सहाफ़ती तंजीम के, कोई फोरम है सहाफ़ियों का, उसके आसिफ अली भट्टी साहब मौजूद थे। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं फ़ारूक अकदर साहब, वो मौजूद थे। लाहौर से सुहेल बड़ाई साहब भी आए हुए थे। और साथ ही जो जंग को रूटीन में कवर करते हैं जंग अखबार के लिए, राना मसूद साहब वो थे। दी न्यूज़ की तरफ से सुहेल खान साहब थे और जियो की जानिब से जो है वो आसिफ बशीर चौधरी साहब और अवैस यूसुफजई साहब जो है वो मौजूद थे। 2 लोग आज मिसिंग थे, 2 लोग गैर हाजिर थे, एक हसन निसार साहब और एक जो हैं वो इरशाद भट्टी साहब। हसन निसार साहब वैसे भी लाहौर होते हैं लेकिन वो नहीं आए। और साथ ही जो इरशाद भट्टी साहब है, मेरा ख्याल है कि वो ये क्योंकि ये मामला इस्लामाबाद में था, वो ज़्यादातर मिश्किल साहब को जब कोई मामला होता है उनका पिंडी वाली साइड पे जो सदर से आगे रोड जाता है ना, सीधा जहाँ पे वो रोड जाके आगे फिर ख़त्म होता है, तो वहाँ सामने जो इमारत है रोड के एंड पे, तो वहाँ पे अगर मिश्किल रहमान साहब को मसला हो तो फिर भट्टी साहब से सिफारिश जो है वो कराई जाती है। तो भट्टी साहब बहरहाल मौजूद नहीं थे इस्लामाबाद में, होते हुए भी बाकी तकरीबन ऐसे जिस तरह हाज़िरी लगनी होती है कि सारे लोग मौजूद हों, तो इसलिए जो एंकर्स हैं तमाम स्लॉट्स के, वो तमाम एंकर जो हैं वो मौजूद थे। इसके बाद दूसरा जो मामला है वो है कादिर बलोच साहब का। कादिर बलोच साहब जो कि नून लीग से अलग होने की तैयारियाँ कर रहे हैं और 7 नवंबर को जो तारिक अजीज़ साहब की खबर है रोज़नामा दुनिया में जो लगी, तारिक अजीज़ साहब के मुताबिक 7 नवंबर को उन्होंने अपने हम ख्याल लोगों को बलूचिस्तान में इकट्ठे करने का प्लान किया हुआ है। नून लीग 2 कोशिशें कर रही है। एक तो कोशिश ये कर रही है कि कादिर बलोच साहब को फ़िलहाल रोका जाए कि वो ये काम ना करें, मीटिंग ना करें, कोई अनाउंसमेंट ना करें, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब की खबर के मुताबिक ये भी है कि वो अपनी उस मीटिंग में नवाज शरीफ की के बयानी के ख़िलाफ़ जो है वो मज़म्मती करारदाद भी पास करवाएंगे और नून लीग से अलहदगी का ऐलान भी करेंगे। दूसरा, नून लीग कोशिश कर रही है कि अगर कादिर बलोच को नहीं रोका जा सकता तो उन बाकी जो लोग वहाँ पर जिनको बुलाया जा रहा है उनको रोक लिया जाए और वो वहाँ पर ना जाएं। इस मामले में देखना तो यही होगा कि कितने कादिर बलोच साहब कामयाब होते हैं और उनके साथ कितने लोग जो हैं वो नून लीग से अलग होते हैं। वो भी यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ताकि अच्छा खासा डेंट वो डाल सकें। और दूसरा ये भी है कि देखते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। वो चौधरी निसार की तरह यही कहेंगे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 3 बातें हैं, एक बिल्कुल नहीं बताऊँगा, एक आज नहीं बताऊँगा, और एक जो है वो उसके लिए थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कोई बात नहीं करनी और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, या उनको मारवी मेमन साहिबा की तरह मना लिया जाता है जिन्होंने बहुत सख्त ट्वीट्स किए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी किया गया, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गई और आज तक उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, वो जो इसहाक डार साहब वाला मामला था। यहाँ पर यह बात भी इम्पोर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और हुकूमत का किरदार। इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की जाती है
कि नून लीग के लोगों को ऐसे को अप्रोच किया जाए और उनको कहा जाए कि ये इस तरह से जो फ़ौज मुखालिफ बयानी है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ज़्यादा लोग टूट सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि हुकूमत का इसमें क्या किरदार होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो सिटिंग MPs या MNAs हैं वो हुकूमत के साथ साजबाज करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको तरक्याती फ़ंड्स मिलें, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको फ़वाइद दिए जाएँ हुकूमत की जानिब से। तो अगर हुकूमत उनको कोई कमिटमेंट कर लेती है तो ज़्यादा लोग जो हैं वो टूट सकते हैं। और साथ ही जो लोग इस वक्त असम्बलियों में नहीं हैं लेकिन वो विनिंग हार्सेस हैं, वो अपने हलकों में से जीत सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है अगले इलेक्शन के लिए हुकूमत से, तहरीक इंसाफ से कोई टिकट शिकट की कोई यकीन दहानी मांगेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक हलके में जो है वो दो अहम लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे, क्योंकि फिर होता यही आखिर में कि किसी एक को टिकट मिलता है तो दूसरा जो है वो या तो आज़ाद लड़ता है और पार्टी को फिर नुकसान होता है, या फिर ये है कि वो किसी और पार्टी में फिर एंड पे शामिल हो जाता है। इस तरह के मामला काफ़ी होते हैं। तो इसमें ये दोनों का इसमें किरदार होगा। और कादिर बलोच साहब का अपना भी ज़ाहिर देखना पड़ेगा कि उनका क्या बलूचिस्तान में कद काट है। सनाउल्लाह ज़ारी भी उनके साथ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस हद तक वो नून लीग को डेंट डाल सकते हैं। नून लीग जो है वो ये तासुर दे रही है, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी तासुर दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह दे रहे हैं कि जी बस बातचीत होनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी तो नाम लेकर कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जनरल फैज़ हमीद से ही मुज़ाकरात होंगे, उन्हीं से करने पड़ेंगे। और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि नहीं, हमारे मामलात कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं, हमारे मुज़ाकरात शुरू होने के चांसेस हैं। ये चीज़ मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपने पार्टी के लोगों को ये तासुर दे रहे हों कि आप रुके रहें, आप मत में छोड़ कर जाएँ, बहुत जल्द जो है वो हमारे मामलात तय हो जाएंगे इनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसलिए आप छोड़कर ना जाएं ताकि पार्टी को जो है वो मुतहद रखा जा सके। तो 7 नवंबर बहरहाल इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी 8 और 10 नवंबर को मीटिंग्स हैं, उन पे डिटेल से नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अब तीसरा मामला है वो है मेडिकल स्टूडेंट्स का। मसला मेडिकल स्टूडेंट्स का ये है कि पहले PMDC थी, फिर PMC बनी। PMC ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजिंग की, और उसमें एक ये भी था कि पहले ये चल रहा था क्या एक जो पाकिस्तान के सरकारी ख़ासतौर मेडिकल कॉलेजेस में अगर एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो उसकी सप्ली आ गई है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में उसकी एक सब्जेक्ट में जो सप्ली है ना, अब वो अगला पूरा साल पहले वो सप्ली में देगा, 40 दिन बाद जो सप्ली होगी उसमें देगा। अगर सप्ली में भी वो फेल हो जाता है, फिर उसके बाद उसको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो पिछली क्लास में बैठ जाएगा, पूरा साल वो इंतज़ार करेगा, जो से पिछली क्लास के जब एनुअल एग्जाम होंगे तो वो फिर वही सब वो जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ था वो उस पिछली क्लास के साथ देगा। अगर फिर वो फेल हो जाता है तो फिर उसको सप्ली का एक चांस, चौथा चांस दिया जाएगा, और अगर चौथे चांस में भी वो नहीं पास होता तो फिर उसको जो है वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और फिर वो किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दोबारा दाखिला नहीं ले सकता। अब एक तरह से तो ये पहले 2 साल के लिए सिर्फ है। जब पहले 2 साल क्लियर हो जाते हैं मेडिकल स्टूडेंट के, उसके बाद फिर ऐसा नहीं होता, उसके बाद वो जितनी बार भी फेल होता है उससे कोई मसला नहीं है, उसको एक्सपेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें अभी PMC ने जो चेंजिंग की, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि हम ये ख़त्म कर लें कि चौथी बार भी अगर वो फेल होते हैं तो आप उनको एक्सपेल कर दें। हम ये ख़त्म कर रहे हैं ये रूल्स, और आप अपने तौर पर जो है वो बना लें जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, और हम ये ख़त्म कर रहे हैं। और साथ ही ये भी है कि जो अब मैं पहले इस पे आता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। मेडिकल स्टूडेंट्स की 2 डिमांड्स हैं इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जब एक सप्ली आई है और वो सप्ली में भी फेल हो गया है, तो उसको बजाय इसके कि पूरा साल उस एक सब्जेक्ट के लिए रोका जाए, उसको आप सेकेंड ईयर जो है वो कंटिन्यू करवाएं, और जब सेकंड ईयर के पेपर हों और फर्स्ट ईयर के हों तो वो सेकंड ईयर के भी एग्जाम दे, और फर्स्ट ईयर का जो उसका पेपर रहता है वो भी दे दे, तो आप पूरा साल जो है वो उसका इस तरह से ज़ाया ना करें। अब मैंने कुछ दोस्तों से बात की, डॉक्टर सलमान लाशारी हैं, DG खान मिनिस्टर होते थे, और डॉक्टर फारूक मलिक जो हैं वो DG खान होते हैं, उनसे मैंने बात की। डॉक्टर मती रहमान सिंध में होते हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से उनसे ये बात की, मैंने कहा देखें ये तो एक तरह से तो ये अच्छा कानून है, एक कि आप 4 चांसेस दे रहे हैं एक मेडिकल स्टूडेंट को जिसने मतलब लोगों की ज़िंदगियों के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है, लोगों का इलाज करना है, तो आप 4 चांसेस तो दे रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है वो 4 चांसेस में भी पास एक सब्जेक्ट नहीं कर रहा तो फिर तो उसका कोई हक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से देख रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको शायद मेडिकल जो ये स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके शायद उस तरह से आपको इदराक नहीं है, या आपको जो इंटरनल चीज़ें उनका पता नहीं है। उन्होंने फिर मुझे बड़े तफसील से बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मसला ये है
कि रिटन में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं, उनको वाइवा जो होता है उसमें फेल किया जाता है। और उसमें वो ये बताते हैं कि बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं, और उन्होंने कहा कि ये किसी को भी शायद इसका बाहर नहीं पता कि ये मेडिकल कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा मसला है कि मजहबी और मसलकी फैक्टर बहुत ज़्यादा है प्रोफेसर्स की हद तक। और वो तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन्होंने बहुत सारी मुझे बड़ी तफसील से वाक़यात बताया किस तरह से स्टूडेंट्स ने फिर सुसाइड अटैम्प्ट्स की। इसी वजह से वो ये कहते हैं कि अगर एक टीचर जो है वो बिल्कुल सेकुलर माइंड का है, तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने, वो वाइवा देने आई है और उसने स्कार्फ ले रखा है और वो ज़रा मजहबी उसकी लुक है, तो वो उसको वाइवे में फेल कर सकता है। और वाइवे का मसला ये है कि वाइवे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, और ये होता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट जिसके बहुत अच्छे नंबर है रिटर्न में, उसको वाइवे में फेल कर दिया जाता है। वो सप्ली में फिर वो दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं उसको। सप्ली में वो रिटर्न भी मेडिकल स्टूडेंट देगा, वाइवा भी देगा, फिर वो रिटर्न पास कर लेता है, फिर उसको वाइवे में फेल कर दिया जाता है, तीसरी बार फिर उसको वाइवे में फेल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा एक तो ये मसले की फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक टीचर है वो मजहबी ज़हन का है, वो किसी जमात के साथ है, वो कहता है कि आपने इतने दिन के लिए जाना है, जो नहीं जाता फिर उनकी बात नहीं मानता, वो उसको इस तरह से वो फिर फेल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि फिर एक और मसला ये है कि आपने फेसबुक पे प्रोफेसर के खिलाफ कुछ लिख दिया, कमेंट कर दिया, वो पर्सनल ले लेता है। वो ये कहते हैं कि या तो फिर आपको इसने इतना ट्रांसपेरेंट करें सिस्टम को कि जो वाइवा हो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग वो आप बाद में दे दें स्टूडेंट को कि ये आपकी रिकॉर्डिंग है। और फिर वो कहते हैं कि यही प्रोफेसर जो हमारे प्रोफेसर जो हमें 100 में से मिसाल के तौर पे 51 नंबर देते हैं वाइवे में, यही प्रोफेसर जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के वाइवा लेने जाते हैं एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो ये वहाँ जाके यही प्रोफेसर जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को 50, 51, 52, 55 नंबर देते हैं, यही जो प्रोफेसर हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाके और जिनके रिटर्न में हमसे कम नंबर होते हैं उनको वाइवे में 75 नंबर दे आते हैं, 80 नंबर दे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है, इस चीज़ को रेगुलेट होना चाहिए, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहला वो ये कहते हैं कि आप वो रिकॉर्डिंग करें ताकि स्टूडेंट को आप बाद में रिकॉर्डिंग सुना दें। जिस तरह वो कहते हैं रिटर्न में कभी ये शिकायत नहीं आई कि रिटर्न में किसी स्टूडेंट को जानबूझ के फेल कर दिया गया हो, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आज तक किसी स्टूडेंट को ये शिकायत नहीं रही और बाद में आप चेक भी करवा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ये वाइवा जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को ये बहुत ख़तरनाक हद तक ये चीज़ें की जाती हैं। और वो ये कहते हैं कि इसलिए ये मेडिकल स्टूडेंट्स की दो जो है वो इस वक्त डिमांड्स हैं। एक यही है कि जब PMC ने कह दिया है कि आप जो है वो चौथी बार भी एक स्टूडेंट नहीं कर पाता तो आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आगे नहीं कर रही, और फिर ये भी मसला है कि जैसे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई, इधर रावलपिंडी जो मेडिकल कॉलेज है इसकी यूनिवर्सिटी बना दी गई, लेकिन एग्जाम इनके अभी UHS ले रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, क्योंकि अभी तक इनका अपना सेटअप जो है इस तरह का नहीं बना गया, अपना एग्जाम का सिस्टम और सारी चीज़ें, तो इसलिए वो UHS के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, UHS के बाहर कल से वो एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये दोनों चीज़ें की जाएँ, यानी एक तो जो PMC ने जो रेगुलेशंस अनाउंस की हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और दूसरा वो कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी सप्ली आ जाती है तो उसका पूरा साल आप ज़ाया करवाने की बजाय आप उसको सेकंड ईयर कंटिन्यू करवाएं, वो सेकंड ईयर के भी एग्जाम दे और फर्स्ट ईयर की जो सप्ली है वो भी दे। और जो मैंने कहा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एक तो इस चीज़ को डिस्करेज होना चाहिए, ये जो बताया गया है कि मसलक फैक्टर और मज़हब फैक्टर और ये जो सेकुलर और ये चीज़ें, और फिर इतनी अदम बर्दाश्त है वो कहते हैं प्रोफेसर्स में कि एक बार प्रोफेसर जब किसी स्टूडेंट को मार कर लेता है उसको बार बार वो फेल करता है, वाइवे में बार बार फेल करता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को जो है वो रेगुलेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मामला। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत वैलिड जो है ये उनकी स्टूडेंट की कम से कम ये डिमांड, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो रिकॉर्डिंग वाली है कि वाइवे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इस तरह के जो प्रोफेसर्स हैं चाहे वो सेकुलर और लिबरल हैं या वो मजहबी इंतहा पसंद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको अगर आप चले निकाल नहीं सकते तो कम से कम इनको एग्ज़ाम का ये जो एज ए एग्जामिनर तो इनको निकालें ना इस सारे मामले से, अगर इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये जुल्म और ज़्यादती अगर हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।